हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। शशांक गुप्ता आपके खातिर में एट ई क्यूब, योर ओन चैनल वेयर वी स्टडी इंग्लिश फॉर बैंकिंग पर्पसेस। ऑल द पेपर्स विच आर कमिंग क्रॉस इन बैंकिंग, हम उसके लिए तैयारी करते हैं। आज हमारा सेकंड क्लास है एंड मैं शुरू करने से पहले ये क्लास को कुछ शब्द आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सेड बाय फेमस पोलो कोएल्हो। He says, people are afraid to pursue their most important dreams because they feel that they don't deserve them or that they will be unable to achieve them. ये शब्द एकदम हमारे हालात के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे हैं। कुछ सपने हम देखते हैं और वो सपने कभी पूरे नहीं होते, तो उसका रीज़न हम किसी और पे लगा देते हैं। भाई सिचुएशन ख़राब था, हालात ठीक नहीं हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप ध्यान से देखें, लोग खुद ही डरे हुए हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करने से। क्यों? बिकॉज दे फील कि उन वो इतना बड़ा ड्रीम क्यों देख रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता। उन्हें लगता है कि वो ड्रीम उनके लिए बहुत बड़ा है और वो ड्रीम वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से आधे से ज़्यादा लोगों की ड्रीम्स वहीं रह जाती हैं। माई एक्सपीरियंस हैज़ taught me so much about you students that I have understood every nook and corner where you where you are going wrong, where you actually start thinking about how you are in the wrong line, how you are studying but you are not achieving, and so many more things that go about you. And that is why eCube is out here. Shashank Gupta, that is me, is out here to help you out. English is not only a subject to be done during your papers and entrances, it is also something that becomes a part of you, your life, forever. And that is why I believe that we should study it more often, that it becomes an important part for us. And it helps us to achieve the most important things in our life and make us successful. With this thought process, we'll carry on with the class today. अगर आपको याद होगा, जो बच्चे कल आए थे मेरे साथ, तो उनको पता लगा होगा कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द विनिंग ट्रिक इज़ गोइंग टू बी फॉर अस। इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसबीआई एंड आईबीपीएस। ये वाला जो पैटर्न था हमने लास्ट क्लास में भी देखा था और हम इस बार भी करने वाले हैं इसे। ठीक है, सो व्हाट इज़ द विनिंग ट्रिक, the new pattern of questions asked in SBI and IBPS. अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। लास्ट क्लास में ये प्रीवियस के हैं, मतलब येस्टरडेज क्वेश्चंस दीज आर। जल्दी से देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, द क्वेश्चन आस्क्ड फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस। एक वर्ड है, उसको उन्होंने अंडरलाइन करके रखा है एक सेंटेंस के अंदर, और वो पूछ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। उन्होंने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर हम देखते हैं, हमारे पास पहला है ओमिनस, दूसरा है क्विंट एसेंशियल, सी इज़ पिक्यूलियर एंड डी इज़ नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस में सारे वर्ड्स आपके काम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ एक वर्ड्स उसमें आपका कैसा काम करते हैं, कीवर्ड्स की तरह काम करते हैं। अब जैसे इसी के अंदर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉन्टिंग एज दे मे सीम द ड्रास्टिक चेंजेस इन बिहेवियर बीइंग कॉल्ड फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कुछ लिखा हुआ है, जो जो हमारे कीवर्ड्स हैं मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ये दिख रहे हैं, द ड्रास्टिक चेंजेस इन बिहेवियर। ठीक है, मतलब बिहेवियर के चेंजेस होने की बात हो रही है, लेकिन कैसे चेंजेस, मतलब ड्रास्टिक, बहुत मेजर चेंजेस। ठीक है, जैसा हम कभी सोच भी नहीं सकते वैसा चेंज। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, बीइंग कॉल्ड फॉर। बीइंग कॉल्ड फॉर, ये देखिए
बीइंग कॉल्ड फॉर, इसका मतलब लोगों से बोला जा रहा है कि ऐसा किया जाए, ठीक है। कैन इंडीड बी ब्रॉट अबाउट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि डॉन्टिंग है, दिखने में डॉन्टिंग है, ठीक है, लेकिन जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं बिहेवियर के, जिनके बारे में जो मांगे जा रहे हैं, कैन इंडीड बी ब्रॉट अबाउट, इनको किया तो जा सकता है, ठीक है। जब मैंने ये वाला सेंटेंस देखा और मेरे को डॉन्टिंग का मतलब ढूंढना लगा, तो मेरे को उसके लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ा कि मैं किस पे काम करूँ, मैं यहाँ पे क्या चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ मेरे को ये दिखी कि लोगों को बोला जा रहा है चेंज को लाने के लिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं डॉन्टिंग का मतलब देखूं, तो क्या हो सकता है वो, नेसेसरी, क्विंटेसेंशियल, हाँ ये भी हो सकता है। ओमिनस, मेरे को तो इसका मीनिंग भी नहीं पता। पिक्यूलियर, थोड़ा स्ट्रेंज है, ठीक है। पिक्यूलियर कहते हैं ना, पिक्यूलियर आदमी है, ये चीज़ बड़ा पिक्यूलियर सा है, बहुत ही वियर्ड है, स्ट्रेंज है, ऐसे वाली बात हो जाती है, ठीक है। सो व्हेन वी कम अक्रॉस विद दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस, इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर द स्ट्रक्चर। देखो, ग्रामर और वोकेबलरी ये सब साथ में है, ये जब साथ में रहेंगे तो फिर उनका इस्तेमाल भी साथ में होना चाहिए, तभी जाकर आपका क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा और आप अच्छे से मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, ठीक है। डिफ़िकल्ट एज दे मे appear, the students can do या attempt them, ठीक है। अब अगर आप इस वाले पार्ट को ध्यान से देखें, यहाँ पे दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, डिफ़िकल्ट एज दिस मे अपीयर, ठीक है, ये आपके पहले वाले हिस्से से मिलता है। कैसा, डॉन्टिंग एज दे मे सीम, ठीक है। आगे में क्या आ रहा है, द स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट देम, स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है, द ड्रास्टिक चेंजेस इन बिहेवियर बीइंग कॉल्ड फॉर, ये एक एक्स्ट्रा है जो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं दे के बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अलग से वो चीज़ नहीं लिखा, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं ये कह सकता था, डिफ़िकल्ट एज दे मे अपीयर द क्वेश्चंस, ऐसे बोल सकता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे को ज़रूरत नहीं है। अब इसके हिसाब से देखिए सर, ये दो जो सेंटेंस हैं, क्या ये सेम आइडिया को लेकर बात कर रहे हैं या अलग आइडिया को लेकर बात कर रहे हैं। आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर, एक तरफ मैं उसको कह रहा हूँ, जो भी हैं वो उसको मैं डिफ़िकल्ट कह रहा हूँ, लेकिन फिर मैं ये भी कह रहा हूँ द स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट दैम, मतलब ये दिखने में कुछ हैं लेकिन फिर भी हो सकते हैं, ऐसे वाली बात हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव वाला है और अगले वाला पार्ट उसको कैसे दिख रहा है, पॉजिटिव वाला दिख रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सेंटेंस को थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव में घुमा दिया, ठीक है। अब इसके हिसाब से चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉन्टिंग को बोल देता हूँ क्विंट एसेंशियल या नेसेसरी, तो इसका मतलब क्विंट एसेंशियल और नेसेसरी तो इसको पॉजिटिव वे में देख रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरी है ना। भाई जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो लेकिन हमने अभी देखा कि सेंटेंस कैसा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि आगे क्या कह रहा है, कैन इंडीड बी ब्रॉट अबाउट, कैन इंडीड बी ब्रॉट अबाउट मतलब उनको चेंजेस को लाया तो जा सकता है। इसका मतलब जो हम कह रहे हैं ये हो तो सकता है, मतलब हम मैं उसे पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ, और इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो आपका नेगेटिव है। इन दिस सिचुएशन द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन आउट हियर इज टू रिमूव क्विंट एसेंशियल एंड नेसेसरी, ठीक है। जो अभी हम कर रहे हैं मेरे दोस्तों, इसको कहा जाता है क्या, एलिमिनेशन, ठीक है। what you do is you simply eliminate the points that you feel can never be the answer, in which
way, what happens is your probability to find the right answer or the better option increases, and thus your accuracy increases. ठीक है, अब चलते हैं, हमारे पास क्या आया, ओमिनस आया एंड पिक्यूलियर आया. ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है, अब पिक्यूलियर का मतलब क्या था, स्ट्रेंज, है ना. स्ट्रेंज है, बहुत ही स्ट्रेंज है, और फिर भी कर सकते हैं. ये बात बन रही है. पिक्यूलियर थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड बन रहा है. ठीक है, ओमिनस कैसा दिख रहा है, ओमिनस, अब हमारे को ओमिनस का मतलब ही नहीं पता, है ना. अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये इस सेंस को पकड़ने की कोशिश करना. क्या बोला हमने, वी सेड ड्रास्टिक चेंजेस इन बिहेवियर. ड्रास्टिक चेंजेस मतलब हम कैसी बात कर रहे हैं, छुटपुट चेंजेस या एकदम पूरी तरह से चेंज. तो हम पूरी तरह से बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से चेंज हो गया. लेकिन जब हम पिक्यूलियर की बात करते हैं, व्हेन वी से अ वर्ड लाइक पिक्यूलियर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक, ठीक है पिक्यूलियर है यार, खाया अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है. इसका मतलब peculiar is not that strong a word that I want. क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रास्टिक चेंजेस की. तो ड्रास्टिक चेंजेस के हिसाब से अगर आपको आंसर सही ढूंढना था, तो आपका आंसर होना चाहिए था ओमिनस. ठीक है, बहुतों को यहाँ पे डिफ़िकल्टी हुई होगी, बहुतों ने यहाँ पर डिक्शनरी देखा होगा. सर, दैट इज़ वाई यू नीड अ मेंटर हु कैन टेल यू हाउ टू गो अबाउट विद दिस. ठीक है, यहाँ पर बात इस चीज़ की नहीं हो रही है कि आप मेरी क्लास में आओ, आप मेरी क्लास में मत आओ. बात यहाँ पर ये हो रही है कि क्या आपके पास ड्रीम है, क्या आप उस ड्रीम को पूरा करना चाहते हो. क्योंकि अगर आप करना चाहते हो, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मेंटर की ज़रूरत है, जो आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको वहाँ तक पहुँचा सके, आपके सपनों को आपको वहाँ तक पहुँचा सके जहाँ पर आपका बना हुआ है. विद लाइक, आई एम सो हैप्पी टुडे, क्योंकि कोरोना के चलते हुए इतना बुरा टाइम चल रहा है. ठीक है, चारों तरफ लॉकडाउन है, लेकिन उसके अंदर भी अगर कभी खुशी का टाइम आता है तो बहुत अच्छा लगता है. आई हैड टेकन अप, एक मैंने चैलेंज उठाया था. मैंने एक छोटा सा बैच बनाया था अराउंड 6 स्टूडेंट्स का, और वो 6 बच्चों को इस साल मैं शुरू से लेकर, सॉरी नॉट दिस ईयर ऑफ कोर्स, लास्ट ईयर मैंने पूरे करीबन 5 महीने, 5 months we studied English. Fine. And out of these 6 students, ठीक है, we have already got 4 of them placed, जिसमें से 2 आपके इंश्योरेंस में जा चुके हैं, और एक आपका आरबीआई असिस्टेंट, और एक आज पता लगा मेरे को जब आईबीपीएस का रिजल्ट आया, एंड शी हैज़ गॉट थ्रू आंध्रा बैंक. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़. 2 बच्चे आपके एलआईसी में गए हैं, एक बच्चा आपका आरबीआई असिस्टेंट हुआ है इस बार, और एक बच्चा आपका इस बार मतलब पिछले साल ही, और इस साल एक और हमारा बच्चा निकल आया, किस में, आंध्रा बैंक में, फॉर दिस थिंग, आईबीपीएस, थ्रू आईबीपीएस. सी, दिस इज़ ह्यूज. इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने ड्रीम्स को गैम्बल मत करिए, क्योंकि ये टाइम नहीं रहा अब गैम्बल करने का. अब टाइम है कि पूरी तरह से अपने आप को इसमें डाल दो, फोकस्ड रहो, कन्विक्टेड रहो, एंड गेट योर बेस्ट रिजल्ट. ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम जब ऐसे वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो वी आर बाउंड टू गेट मोर देन 2 ऑप्शंस दैट कैन बी द आंसर. ठीक है, यहाँ पर 2 जो ऑप्शन थे वो थे ओमिनस एंड पिक्यूलियर, लेकिन इन दोनों में से बेटर ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ओमिनस है. ओमिनस इज द राइट आंसर. वाई? बिकॉज ऑफ अ कीवर्ड आउट हियर विच सेज ड्रास्टिक. ड्रास्टिक चेंजेस का मतलब हुआ कि बहुत ही बड़ा चीज़ हो गया. ठीक है, और यहाँ पे डॉन्टिंग का मतलब या ओमिनस का मतलब जो बैठ रहा है, दैट इज समथिंग टू डू विद थ्रेटनिंग. थ्रेटनिंग, ठीक है. तो थ्रेटनिंग के हिसाब से हमारे को ये सेंटेंस समझ में आया कि भाई दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग सा लग रहा है, इंटिमिडेटिंग सा लग रहा है, दबाव पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है.
ठीक है, किस किस चीज़ के दबाव पड़ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि थ्रेटनिंग लग रही हैं, वो हैं ये ड्रास्टिक चेंजेस इन बिहेवियर, जो ये ड्रास्टिक चेंजेस हैं बिहेवियर की, वो, ठीक है, जो बिहेवियर मतलब अब जैसे हमारे बिहेवियर्स हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। एक इंसान है, वो पहले बड़ा हंसमुख था, अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गया या बहुत ज़्यादा मारपीट पे उतर आया, वायलेंट हो गया, दैट पर्सन इज थ्रेटनिंग नाउ, राइट। लेकिन आगे क्या कह रहा है, बीइंग कॉल्ड फॉर, जो कि दुनिया हमें चाहती है करने, आगे कहता है कैन इंडीड बी ब्रॉट अबाउट, लेकिन फिर वो क्यों कहता है कि भाई चलो ठीक है यार, जितना भी जैसे भी है, जितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन है तो किया जा सकता है, ठीक है ना। और उसके लिए आप सेंटेंस ये चीज़, ये जब आप बना लेते हो, व्हेन यू कम अक्रॉस एंड टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस, व्हाट रियली हैपेंस इज you understand the structure, you understand the tonality of the sentence, ठीक है, and this is how you can do more questions, fine। मेरी क्लास आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगी जहाँ पर आपसे खुद काम करवाया जाएगा इतना कि आप उसको एनालाइज कर सकें, ठीक है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, चेक वेदर द अंडरलाइन वर्ड in the sentence is correct as per the intent of the sentence। intent of the sentence मतलब जो भी intent है, मतलब intention से intent बना है, तो फिर जो भी वो बंदा बात करना चाहता है तो उसका intent क्या था, बोलने का रीज़न क्या था, या वो बोलना क्या चाहता था, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। क्या वो, अब वो ये कह रहे हैं कि एक वर्ड है यहाँ पे, जैसे कि ये लिखा हुआ है वेगली, अब वो ये कह रहे हैं कि ये वेगली जो शब्द है, क्या वो इस सेंटेंस के हिसाब से सही है या नहीं है। पहला देख लेते हैं यहाँ पे, इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट अपीयर्स टू हैव रिकॉग्नाइज्ड द पावर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मतलब उसे जान गया है, वो पहचान लिया उसने, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पावर ऑफ वेगली क्राफ्टेड इमोटिव क्यूज, ठीक है, टू एक्शन, मतलब उसने कोई रिकॉग्नाइज किया है किसी चीज़ का पावर, ठीक है। पावर ऑफ व्हाट, पावर ऑफ सम इमोटिव, इसमें से क्राफ्टेड, हैंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट कहते हैं ना, इसका मतलब क्राफ्ट मतलब कोई चीज़ जो बनाया गया है, ठीक है। इमोटिव कहाँ से आया, इमोशन से आया, इसका मतलब कुछ इमोशन को लेकर, सेंसिटिविटी को लेकर बात हो रही है, ठीक है। और क्यूज़, क्यूज़ क्या होते हैं, क्यूज़ शायद लाइन्स होते होंगे, कुछ होते हैं, ये तो नहीं पता, ठीक है। देखो मैं भी तुम्हारी तरह खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे सामने सेंटेंस है, मे बी आई नो द वर्ड, मे बी आई डोंट नो द वर्ड, हाउ कैन आई गो अक्रॉस, जितना मेरे को आता है वो मेरे को कैसे मदद करेगा, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इमोटिव क्यूज टू एक्शन सच एज का मतलब यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर अ वॉलंटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिए, अ वॉलंटरी जनता कर्फ्यू, वॉलंटरी मतलब दिल से करना पड़ेगा, जो भी करेगा वॉलंटरीली दिल से करेंगे, ठीक है। हम आगे क्या कह रहे हैं, एग्जॉटिंग सिटीजन्स टू शो, ठीक है, एग्जॉटिंग सिटीजन्स टू शो, सिटीजन्स को बोला जा रहा है दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, कि वो केयर करते हैं, किसे केयर करते हैं, अपने लिए केयर करते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए केयर करते हैं, और डिस्प्ले करते हैं अपना पेट्रियाटिज्म, ठीक है सर। अब ज़रा सेंटेंस को ध्यान से देखिए और मेरे को ये बताइए कि इसका टोन आप पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। पहली चीज़, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब जनता कर्फ्यू मांगा, ठीक है, तो उन्होंने सिटीज़न से बोला कि भैया आपको दिखाना पड़ेगा कि आप केयर करते हो, समझ में आ गई। अब यार ये तो गलत है कि मैं अगर कुछ भी ना करूं और मैं अगर चुपचाप बैठा रहूं तो इसका मतलब मैं केयर नहीं करता, ऐसा कुछ दिखेगा। या फिर ये तो ऐसा हो गया कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि अगर मैंने अपने आप को प्रूव नहीं किया तो फिर मैं गलत कहलाऊंगा। तो यहाँ पर जो ये जितने भी लाइंस हैं, इससे पहले वाला लाइन जो था, पहले वाला सेंटेंस जो हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो सेकंड वाला सेंटेंस है, ये वाला भी, दे ऑल आर कमिंग अक्रॉस फ्रॉम द एडिटोरियल, ठीक है। देखो हिंदू, बिल्कुल सही, हिंदू कहते हैं ना पढ़ लो और हिंदू पढ़ने से तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ये है वो है जो भी है। मेरा थॉट प्रोसेस कहता है कि हर चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। अब ये हिंदू आपको मदद कैसे करेगा इंग्लिश में, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो वो मदद इस तरीके से करेगा कि जब आपको उस सेंटेंस को देखना पड़ेगा, वहाँ पर जो शब्द लिखे हुए थे वो क्यों लिखे हुए थे, उसका मीनिंग क्या था, ये पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको फ़ायदा करेगा हिंदू इंग्लिश के लिए,
अब यही चीज़ अगर आप हिंदू को उठाते हो और उसे आप पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर्स के लिए, तो फिर वो अलग तरीके से काम करेगा। इसका मतलब जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वापस देखते हैं, ठीक है। अभी एग्जॉटिंग का मतलब मेरे को नहीं पता, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा। अभी जब ये पूरा सेंटेंस करके मैं आपको एग्जॉटिंग का मतलब बताऊंगा तो आपका काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी के लिए ये आपको समझ में आ गया कि जनता कर्फ्यू लगाकर प्राइम मिनिस्टर लोगों को बोल रहे हैं कि भैया अपने आप को प्रूव करो, हमने तो कर्फ्यू लगा दिया, तुम प्रूव करो कि तुम कितना कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये हुआ कि हमने उन्हें किसी तरह से, पेट्रियाटिज्म की बात हो रही है, तो पेट्रियाटिज्म किसके हिसाब से बात करता है, इमोशन के हिसाब से बात करता है ना भाई। मैं पेट्रियाटिक हूँ तो फिर इसका मतलब मेरे अंदर इमोशन है अपने किसके लिए, कंट्री के लिए। अगर मैं लव्ड वंस के लिए हूँ तो फिर वहाँ पे भी मैं इमोशनल हूँ। अपने बारे में तो हर बंदा इमोशनल है, ठीक है ना। हमसे बड़ा इमोशनल कोई नहीं हो सकता अपने लिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे इमोशन को लेकर खेलने की बात हो रही है कुछ, ठीक है। अगर ये इमोशन को लेकर खेलने की बात हो रही है और उन्होंने रिकॉग्नाइज भी कर लिया है इस तरीके को, ठीक है, तो यहाँ पर इसे वेग तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेग का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेग, कहीं से कुछ भी उठा लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब वेगली यहाँ पर किसी भी हालत में काम नहीं करेगा। तो पहला चीज़ तो ये हुआ कि वेगली इज़ नॉट माई आंसर। क्लियर। अगर वेगली मेरा आंसर नहीं है तो उसके हिसाब से एक और चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी, दैट एज पर वेगली इवन रैंडमली कैन नॉट बी माई आंसर। क्योंकि वेग और रैंडम दे आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। मैंने बोला चार पांच चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप वेगली चूज़ कर लो। तो वेगली चूज़ करना या रैंडमली चूज़ करना मतलब एक ही होता है, कि मतलब कुछ भी कोई भी अचानक से यहाँ से वो वहाँ से वो ऐसे करके वाला, ठीक है। तो वेगली और रैंडमली वाला आपको फ़र्क समझ में आ गया। तो वेगली नहीं हो सकता तो रैंडमली नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंटरैक्टिवली, डेलिबरेटली एंड थॉटफुली। अब मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा हटाऊं भाई। तो मैंने देखा इंटरैक्टिवली तो काम ही नहीं कर रहा। इंटरैक्ट करना मतलब एक दूसरे से बात करना। ये जो डिसीजन लिए गए या ये जो भी बोला गया है वहाँ पर एक बंदा दे रहा है दूसरों के ऊपर, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट इंटरैक्टिव। ये नहीं कि दोनों बैठ कर कह रहे हैं कि हाँ जी भैया मैं ऐसा कर रहा हूँ और आप भी बताओ क्या आप ये करना चाहते हो या मैं नहीं करना चाहता या आप करोगे, ऐसे वाली बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये इंटरैक्टिव सेशन तो नहीं है, राइट। नेक्स्ट, डेलिबरेटली एंड थॉटफुली। अब इन दोनों को हम पकड़ते हैं। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ डेलिबरेशन, इसका मतलब होता है डेलिबरेटली एज इन जब हम किसी चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के काम करते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ पे बोल रहे होते हैं डेलिबरेटली, ठीक है, फोर्सफुली हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थॉटफुली। थॉट मतलब किसी के बारे में सोच कर बात करते हैं। अब यहाँ पर भी सोच के बात हो रही है और डेलिबरेटली भी सोच के बात हो रही है। इसका मतलब ये तो दोनों काम कर सकते हैं। And this is the basic thing that you are always going to find in your paper, any kind of paper you have. Whether you have defense paper, whether you have banking paper, you'll always find that there would always be two options left where you have to find the better option. अब पंगा क्या है कि डेलिबरेटली और थॉटफुली दोनों के दोनों ही सोचने की बात करते हैं। पंगा सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो हमने कहा सेंटेंस जो है ये बेसिकली थोड़ा सा नेगेटिव टोन की तरफ चल रहा है, ठीक है ना। और इसी वजह से हमारा थॉटफुली आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि थॉटफुली का मतलब ये होता है कंसर्न शो करना, ठीक है ना। अब अगर कंसर्न शो किया तो मेरे को वहाँ पे किसी चीज़ के पावर या किसी चीज़ को बना के डालने की ज़रूरत तो नहीं थी, ठीक है ना। और ना ही मेरे को किसी को ये बोलने की ज़रूरत थी कि भाई तुम करके दिखाओ, अब तुम अपने आप को प्रूव करो, है ना। तो वो तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है जब आप किसी को बोलते हो कि प्रूव करके दिखाओ। और इसीलिए द बेटर ऑप्शन इज़ गोइंग टू बी डेलिबरेटली, विच मीन्स जब हम किसी के ऊपर डेलिबरेटली मतलब जैसे अगर हम कहते हैं पाकिस्तान डेलिबरेटली इज़ डिस्टर्बिंग द पीस एंड क्वाइट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे डेलिबरेटली मतलब क्या हुआ, कंसर्न शो कर रहा है वो हमारी तरफ, नहीं। डेलिबरेटली कर रहा है इसका मतलब क्या, जानबूझ के कर रहा है,
सोची समझी चाल वाली बात हो रही है, ठीक है ना। और इसीलिए यहाँ पर बेटर ऑप्शन जो है दैट इज़ डेलिबरेट, डेलिबरेटली, ठीक है। अब इसको पूरे को समझते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़, कुछ कंट्रियों में से इंडिया एक ऐसा कंट्री है, मतलब उनमें से है, वैसे वाला है, ऐसे वाली बात हो रही है, दैट अपीयर्स टू हैव रिकॉग्नाइज, जिसको समझ में आ गया है द पावर ऑफ वेगली क्राफ्टेड इमोटिव क्यूज, ठीक है। अब यहाँ से वेगली हटा और उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, डेलिबरेटली, कि इंडिया वो कंट्री है जहाँ पर लोगों को समझ में आ गया है पावर, किसका पावर, जो डेलिबरेटली मतलब सोच के समझ के जो बनाई गई है लाइनें, कैसी लाइनें, इमोशनल लाइनें, जिनको जिनके द्वारा हम क्या कर देते हैं, एक्शंस को करवाते हैं। मेरे को किसी से कोई काम करवाना है, ठीक है, मतलब ये आप बचपन से हो रहा होगा, बचपन से आप भी कर रहे होगे, ठीक है। कई बार आपने ये भी देखा होगा, फलाना इंसान, फलाना बंदा, वो उसने कहा कि यार पता है कि आप, मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ, इसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ ये किया, और फिर उस बंदे ने आपको कहा यार तू मेरी मदद कर, तो उसने क्या किया, उसने कैसा बनाया, डेलिबरेटली, मतलब सोच समझ के उसने एक ऐसी कहानी बनाई जिससे कि वो आपसे अपना उल्लू सीधा करवा सके या अपना काम करवा सके। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डूइंग द राइट वर्क और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, व्हाट आई एम सिंपली ट्राइंग टू डू इज टू रीड द सेंटेंस इन द वे इट इज़ गिवन टू यू, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर का पॉलिटिक्स या आपके अंदर का रिस्पेक्ट किसी के लिए ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ अपना क्वेश्चन करना है। तो आपका क्वेश्चन जो कहता है उसके हिसाब से ये आपको समझना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर वॉलेंटरी जनता कर्फ्यू एग्जॉटिंग, चलो भाई एग्जॉटिंग का मतलब भी डाल देते हैं। एग्जॉटिंग का बेसिक मतलब होता है अर्ज करना, लेकिन अर्ज के साथ ये थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है, तो ये हो जाता है जैसे कि फोर्सफुली कुछ निकलवाना, तो फोर्स करना, फोर्स द सिटीजन्स, सिटीजन्स को फोर्स किया जा रहा है कि भैया ना, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप पेट्रियाटिक हैं, आप अपने लव्ड वंस के साथ रहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है, और आप अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए जो भी करना है आप बाहर नहीं निकल सकते, आप बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। सो दिस थिंग इज़ अ बिट ऑफ अ नेगेटिव थॉट प्रोसेस, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप देते रहिएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, नाउ दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज आई सेड, विच पेयर ऑफ एनालॉजी आर रिलेटेड, इनमें से कौन से ऐसे एनालॉजीज हैं जो आपस में रिलेटेड हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इनका रिलेशन क्या है। मोरीबंद, तो याद रखिएगा अगर कभी भी मोरी लिखा हो या मॉट लिखा हो, MORT, मॉट, इसका मतलब होता है डेड, ठीक है। मोरीबंद, मोरीबंद मतलब हो गया डेड सा है, कुछ मरा हुआ सा है, ठीक है ना। अच्छा अब ये चीज़ देखते हैं, थ्राइविंग। अगर आप लोग हिंदू पढ़ते हैं, देखो दिस इज़ अ, मतलब मैं कहूँगा कि ये एकदम इंस्टेंटली आप अपने आप को चेक कर सकते हो, क्योंकि हिंदू में ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा भाई द ड्रग इंडस्ट्री इज़ थ्राइविंग इन द सिटी, तो आपने भी बहुत बार सुना होगा, ठीक है। या कभी भी माफिया इज़ थ्राइविंग इन द सिटी एंड सो ऑन, कुछ भी ऐसे बोल देते हैं। तो थ्राइविंग का मतलब होता है क्या, मर गया या जिंदा है, तो दिस इज़ लिविंग, ड्वेलिंग, ठीक है ना। उल्टा सिर्फ लिविंग नहीं, प्रॉस्परस, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा है, बेटर होता जा रहा है, ठीक है ना। मोरिबंद का मतलब था डेड, समथिंग टू डू विद डेड, मतलब बोर्डम हो गया, बोर्डम भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग है तो आप उसके लिए ये भी कह सकते हो मोरिबंद है। या फिर कोई चीज़ ऐसी हो गई जो कि एकदम, मतलब ऐसा हो गया कि आप पसंद ही नहीं करते और उसे आप ख़त्म करने वाले हो, ठीक है, आप कहने वाले हो कि यार मेरे को नहीं पसंद ये चीज़, तो इट इज़ वेरी मोनोटनस, तो उसके लिए भी आप मॉरिबंड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन देखूँ, सो व्हाट इज़ द रिलेशन, द रिलेशन इज़ ऑफ, दे आर एंटोनिम्स, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्माइल एंड स्क्विंट। स्माइल जो है
वो कहाँ से होता है, वो मुंह से होता है, तो हम इसको माउथ से रिलेट कर देते हैं, ठीक है। स्क्विंट जो है वो आइज से होता है, ठीक है ना। तो ये तो एकदम ही अलग अलग चीज़ें होगी। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के बीच में रिलेशन हो। अब यहाँ पे अगर ज़बरदस्ती रिलेशन बनाना है तो आप कह सकते हो स्माइल, मतलब माउथ, माउथ क्या है, रिलेशन क्या है, यू कैन से दे आर द एक्शंस ऑफ फेस। तो ऐसे करके आप अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, बट दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन दैम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मोटिफाई। अरे मोटिफाई देखो, अभी हमने सीखा था मॉट का मतलब क्या होता है, समथिंग टू डू विद डेड। तो यहाँ पे मॉट आ गया, ठीक है ना। मॉट का मतलब हो गया समथिंग डेड। ह्यूमिलिएट का मतलब आपको पता है, ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, किसी को इंसल्ट करना, बहुत ज़्यादा इंसल्ट करना, ठीक है ना। अब मोटिफाई का मतलब क्या है, देखो किसी भी वर्ड के एंड में अगर एफ वाई लग जाए ना, तो इसका मतलब होता है टू डू, ठीक है, या टू हैव दैट इफेक्ट ऑन इट, ठीक है। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रीफाई, तो इलेक्ट्रीफाई का मतलब क्या हुआ, फाई मतलब डू, क्या डू, उसके ऊपर क्या इफेक्ट डाला, इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट डाला। तो इलेक्ट्रिसिटी का जैसे ही इफेक्ट पड़ता है तो क्या हो जाता है, बंदा झटके खाता है। तो इलेक्ट्रीफाई हो गया, बंदा इलेक्ट्रीफाइड है, तो इसका मतलब वो झटके खा रहा है। इसका मतलब वो उछल कूद भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा सच्ची में इलेक्ट्रिसिटी लगे। या मोटिफाई लिखा है तो उसको हमने मार डाला, ऐसा नहीं है। मोटिफाई कैन ओनली बी टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी या वट एवर द थिंग्स दैट इज हैपनिंग टू हिम। सो मोटिफाई इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट आउट हियर एज इफेक्ट कैसा है, डेड वाला इफेक्ट है। इसका मतलब मैं उसको प्रेज तो नहीं कर रहा, उल्टा मैं उसको ख़त्म करने वाले इफेक्ट में बिलीव कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब मैं उसको नीचे गिरा के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अ, इसका मतलब क्या हुआ, मोटिफाई और ह्यूमिलिएट ये आपके क्या हो गए, दे आर सिनोनिम्स। तो इसको भी हमने डाल दिया सिनोनिम्स में, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो जो आया, एक आया एंटोनिम, एक आया जिसके बीच में कोई रिलेशन नहीं, और एक आया जिसके बीच में फिर से सिनोनिम, ठीक है। लेकिन अभी भी कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, लिसम टू ग्रेसफुल। लिसम टू ग्रेसफुल मतलब एसएससी के बच्चे ये बहुत अच्छे से जानते हैं, लिसम बहुत बार सुना है उन्होंने। लिसम एंड ग्रेसफुल दे आर ऑलवेज व्हाट। लिसम होता है जैसे हम कहते हैं ना, द लिसम डांसर, ठीक है ना। लिसम डांसर का मतलब क्या होगा, एक ऐसा डांसर मतलब उसकी पूरी बॉडी हिलेगी, राइट, हाथ हिलेंगे, पाँव हिलेंगे, ठीक है, गर्दन हिल रही होगी। तो और वो कैसे हिल रहे होंगे, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, बहुत ही अजाइल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब लिसम का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। ग्रेसफुल का मतलब क्या हुआ, तो ग्रेसफुल फिर से लेते हैं, दूसरे वाले वर्ड में ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ग्रेसफुल भी पॉजिटिव वर्ड है, हमने कहा ग्रेसफुल वॉक, ठीक है ना। वॉक है मतलब पाँव चल रहे हैं, ठीक है, पाँव चल रहे हैं, इसका मतलब कैसे चल रहे हैं, फ्लेक्सिबल है पाँव इसीलिए चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो भी कैसे वाले, अजाइल, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड। तो लिसम और ग्रेसफुल ये दोनों के दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिनका मतलब हो सकता है सोफिस्टिकेटेड, जिसका मतलब हो सकता है निम्बल, जिसका मतलब हो सकता है स्किलफुल, जिसका मतलब हो सकता है एलिगेंट, ठीक है। तो ये फिर से क्या हो गए, सिनोनिम। क्वेश्चन हमारे को था, व्हाट वाज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेड either way a and b are related, a and b are related मतलब these two a and b are related, but a के अंदर एंटीनिम है, b के अंदर एंटीनिम तो नहीं है, तो a and b कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट, अगर a and b आंसर नहीं है, a and b आपस में एनालॉजी में नहीं है, तो ऑल आर इन एनालॉजी भी नहीं हो सकता, तो फोर्थ भी क्या। अब हमारे को देखना है ए और सी। ए और सी में हमने देखा ए जो है दैट इज़ योर एंटोनिम, और सी जो है वो सिनोनिम। तो ये तो आपस में कोई रिलेशन बनता ही नहीं है ए और सी का, एक एंटोनिम है और एक दूसरा क्या है, सिनोनिम है। सी एंड डी देखते हैं, सी भी सिनोनिम का रिलेशन था और डी भी सिनोनिम का रिलेशन था, तो सी एंड डी तो रिलेशन में है, एंड दिस इज द परफेक्ट पेयर ऑफ एनालॉजी। तो ऑटोमेटिकली नन आर इन एनालॉजी कैन नॉट बी द आंसर, एंड दैट इज हाउ योर आंसर कम्स अक्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट, आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है।
which you are supposed to do. Again, I would always suggest take some time out of your busy schedule, और जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स को लिखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को याद रखेंगे, फिर आप छोड़ देना, आंसर लिखकर छोड़ दिया, चले गए आप। कल फिर जब आएंगे, जब आप इसको चेक कर रहे होंगे, तो फिर आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि आपको ये पता होगा कि अच्छा मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, मैंने ये वाला आंसर दिया था, क्या वो सही था या नहीं था, ठीक है। मोर ओवर, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लाइव क्लासेस, ठीक है, सून। एक बार मेरे को पता लग जाए कि क्या कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बाद हम इस चीज़ को शुरू करेंगे, राइट। सो वंस जैसे ही आप सारे अपना मूड बना लेते हैं, क्या आप सच्ची में पढ़ना चाहते हैं, क्या आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, उसके बाद येस प्लीज़ डू गेट इन कॉन्टैक्ट एंड वील स्टार्ट विद द क्लासेस, ठीक है। हाँ, तो आज के 3 क्वेश्चन जो हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू दिस टाइम। ध्यान से पढ़ना इंस्ट्रक्शन। गिवन आर द सेंटेंसेज यूजिंग फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड। एक ही वर्ड दिया हुआ है और उसके अलग अलग फॉर्म को इस्तेमाल करके हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। फाइंड द वन दैट हैज़ एरर। आपने ये देखना है कौन से वाले में एरर है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि वो यहाँ पर ऐसा वाला भी दे देते हैं, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, आगे कुछ और भी बना देते हैं, तो आपको बस वो चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। अब जैसे इसी में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बिल हैज़ faced a lot of resentment from parts of the society and majorly the opposition parties. Second, the way the bullies handle others around them has always been resented and condemned. ठीक है। Third, the doctors were resented when they found that they were insulted even when they were helping the society in every way they could. तो यहाँ वाले में देखते हैं कहाँ पे, पहले वाले में कहाँ पे है रिजेंटमेंट, ये रहा रिजेंटमेंट। दूसरे वाले में देखते हैं द वे द बुलीज हैंडल अदर्स अराउंड देम हैज़ ऑलवेज बीन रिजेंटेड, ये आ गया। द डॉक्टर्स वर रिजेंटेड, ये भी आ गया। अच्छा, तीसरा, शी एक्सेप्टेड द रिमार्क विद रिजेंटमेंट। चलो जी, ये चारों जगह आपके रिजेंटमेंट, रिजेंटेड जो भी था वो सारा डाल दिया है। आपको ये चेक करना है क्या ये सही हैं सारे। अगर सारे सही हैं तो फिर ऑल आर करेक्ट, अगर नहीं, एक भी नहीं सही तो नन आर करेक्ट, और अगर इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो गलत है तो यू हैव टू फाइंड दैट एरर एंड यू हैव टू टेल मी, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1, और उसके हिसाब से जो भी आपका आंसर हो, ऐसे 1 के बाद आप लिख सकते हो 1 या 2, ठीक है, या 3 या 4, एज इट इज़, वट एवर इट इज़ यू फील लाइक, एंड आई विल गेट टू नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The next question for the day is, the judge appeared to be dash while listening to the two sides and finally gave his unbiased verdict. Fill in the blanks का sentence है। Fill in the blanks तो एक normal है, हमेशा आता रहा है, तो यहाँ पे अलग से लिखने की क्या ज़रूरत थी, वो रीज़न था ये। अभी देखते हैं। अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड एंड डिटैच्ड, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत सारे वर्ड दे दिए, और फिर उन्होंने ये कहा विच वर्ड और वर्ड्स कैन नॉट बी यूज टू फिल द ब्लैंक। बताओ। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो क्वेश्चन के बाद आया हुआ है, सेंटेंस के बाद आया हुआ है। उन्होंने कहा इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इस ब्लैंक में नहीं आ सकता। क्या वो बी और डी नहीं आ सकता, सी और ए नहीं आ सकता, बी एंड डी, उप्स, बी एंड डी ऑलरेडी आ रखा है एक बार, तो हमारे को फिर से देखना पड़ेगा। बी एंड डी दे दिया, सी एंड ए दे दिया, तो अगला कुछ और दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिर आप इसमें लिखिए बी एंड ए लिख दीजिए, ठीक है। तो आपने देखना है बी और ए, तो ऐसा नहीं है कहीं बी और ए ना आ पाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, नन, राइट। तो ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब की बार क्या है, इंस्ट्रक्शन है फाइंड द करेक्ट पेयर। ये भी आपका एनालॉजी जैसा एक और क्वेश्चन है, बस उसका टाइप अलग हो गया, ठीक है ना। देखो, अब वो वाला टाइम तो रहा नहीं कि आईबीपीएस और एसबीआई से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन हम कुछ भी दे सकता है, और इसीलिए हम ये सारे के सारे प्रैक्टिस इतने ज़्यादा करेंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको क्या क्या फ़ायदा देगा, दिस प्रैक्टिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी वे। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद योर, कि कौन सा वाला चैप्टर
आप मतलब कौन से वाले क्वेश्चन का क्या है, इतना ही नहीं सिर्फ, ठीक है, ये आपको पैटर्न सिखाता है, ठीक है, ये आपको सिखाता है वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, पैटर्न क्या है, वर्ड्स क्या हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट, कुछ नया कॉन्सेप्ट लग गया है ना। तो ये सारे की सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके हिसाब से देखते हैं, फाइंड द करेक्ट पेयर। आपको पहला वर्ड दे रखा है एम्बेजल, दूसरा दे रखा है रिडीम, सी दे रखा है अबाइड, डी दे रखा है वोलेटाइल। अब फर्स्ट इसका जो बनता है दैट इज बी डी सी, व्हाट कैन बी द रिलेशन दैट यू कैन फाइंड। आपको हिंट दे देता हूँ एक चीज़, ये रिलेशन कुछ ऐसा रिलेशन है, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट हैज़ टू बी कि मतलब दोनों के दोनों सिनोनिम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एंटोनिम हो, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो आपको बस वो रिलेशन पकड़ना है और उनमें से देखना है कि कौन सा वाला रिलेटेड है, ठीक है। वंस अगेन, यूट्यूब वाले जो क्लासेस हैं मेरी, ये जो अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज कंडीशनिंग क्लासेस, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है। यहाँ पर आपका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ आई एम ट्राइंग टू कंडीशन यू। मैं आप लोगों को कंडीशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके दिमाग में ये चीज़ डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। मेरे से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो तो बात की बात है। पहले अपने दिमाग को कंडीशन करिए, आप पहले ये समझ लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन सामने बैठे हैं। वंस इट इज़ डन, उसके बाद और सिर्फ उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ठीक है, क्या मेरे को इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। माई टेलीफोन नंबर इज़ 9655090988, ठीक है। This is the number. My name is Shashank Gupta. Please do like, share, and subscribe, and ask your friends to come across and join me. ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरे में वो बात है, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो of course I would be glad to do so. ठीक है? And please do get in contact with me for that. ठीक है? Thank you for the day. जय हिंद.